नमस्कार दोस्तों, जीके अपलिफ्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू जीके सीरीज क्लास नंबर 2, जो कि यह एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल 2025 में शिफ्ट नंबर 2 में 12 सितंबर 2025 को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में सही चिन्हित करें। सही विकल्प को चिन्हित करें। हुमायूं का मकबरा पहला प्रमुख मुगल उद्यान का मकबरा था और उसने सीधे ताजमहल के डिज़ाइन को प्रेरित किया। इसने चार बाग उद्यान लेआउट और दोहरे गुंबद वाले मकबरे की शैली पेश की, जो बाद में मुगल वास्तुकला की विशेषता बन गई। हमारा इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और एक ही सही स्पष्टीकरण है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो है वो 1565 से 1572 के बीच हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला भव्य उद्यान मकबरा चार बाग शैली था। इसमें दोहरे गुंबद की फारसी वास्तुकला शैली का उपयोग किया गया था। यही संरचनात्मक विशेषता चार बाग और दोहरा गुंबद बाद में ताजमहल के निर्माण के आधार पर बनी। अंततः कारण आर अभिकथन एक की सही व्याख्या करता है। इसके हम अगर पॉइंट्स की बात करें तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पहली पत्नी हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। इस मकबरे के मुख्य वास्तुकार जो थे फारसी मूल के मिरक मिर्जा ज्ञात थे। इसे 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे मुगल का शयन कक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्य की कब्र है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में करवाया था, जिसके मुख्य स्थापत्यकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्राचीन भारत का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रशासन था। कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा प्रशासन, सेना, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और पूरे साम्राज्य को नौकरशाही के एक विशाल तंत्र के माध्यम से केंद्र के नियंत्रित किया जाता था। हर्षवर्धन वंश के राजा थे, जिनका प्रशासन काफ़ी हद तक विकेंद्रीकृत और सामंती था। गुप्त वंश के महान शासक थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनका प्रशासन मौर्य की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत और प्रांतीय स्वायत्तता पर आधारित था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने हर्षवर्धन की नर्मदा नदी के तट पर हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मौर्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ या महामाते कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में
जैन धर्म अपना लिया और श्रवण बेलगोला कर्नाटक की सलेखना पद्धति से प्रांत त्यागे। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी अभी के समय में इसका नाम पटना है, यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, रागों का विकास जातियों से हुआ। 72 मेल वेंकट माखी द्वारा रचित था। भारतीय शास्त्रीय संगीत विशेषकर कर्नाटक संगीत में प्राचीन जाति गायन से ही आधुनिक रागों का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त ठाठ या मेल प्रणाली के तहत 72 मेल करता है। राग वर्गीकरण की रचना 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संगीतज्ञ वेंकट माखी ने अपने ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका में की थी। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि रागों का विकास जातियों से हुआ है, ना कि जातियों के रागों से। ऑप्शन बी भी गलत है क्योंकि भरत मुनि ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नाट्यशास्त्र लिखा था। 72 मेल प्रणाली उन्होंने नहीं दी। ऑप्शन 3 भी गलत है क्योंकि मेला और ग्राम मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत के पैमाने हैं, लोक संगीत के नहीं। भारतीय संगीत का मूल स्रोत सामवेद को माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र संगीत और नृत्य का सबसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ है। मध्यकाल में भारतीय संगीत 2 मुख्य धाराओं में विभाजित हो गया, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में ये दोनों विभाजित हो गया था। मध्यकाल में हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाठ स्वीकार किए गए हैं, जिसे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने व्यवस्थित किया था। अमीर खुसरो को उत्तर भारत में कव्वाली और सितार तथा तले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4, लंबी कूद के चरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। एथलीट टेक ऑफ से पहले रनवे पर दौड़कर सबसे बड़ा क्षण प्राप्त करता है। टेक ऑफ के दौरान एथलीट संतुलन बनाए रखने के लिए कमजोर पैर से धक्का देता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। लंबी कूद में अधिकतम दूरी तय करने के लिए रनवे पर दौड़कर गतिज ऊर्जा संवेग प्राप्त करना अनिवार्य होता है, इसलिए कथन 1 सही है। टेक ऑफ के दौरान एथलीट अपने मजबूत प्रमुख पैर यानी डोमिनेंट टेक ऑफ फ्लैग से बोर्ड पर जोर से धक्का देता है ताकि अधिकतम ऊंचाई और दूरी मिल सके, ना कि कमजोर पैर से। इसलिए कथन 2 क्या है? गलत है। लंबी कूद के मुख्य 4 चरण होते हैं: अप्रोच रन, टेक ऑफ, फ्लाइट, हवा में तैरना और लैंडिंग। लंबी कूद का पुरुष विश्व रिकॉर्ड माइक पॉवेल के नाम है, यानी लंबी कूद का पुरुष विश्व रिकॉर्ड जो है वो माइक पॉवेल के नाम है, जिसने 8.95 मीटर यानी 8.95 मीटर का एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 1991 में। लंबी कूद का विश्व रिकॉर्ड गालिना चित्सत्याकोवा 7.52 मीटर 1988 के नाम है। भारत के प्रसिद्ध महिला एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक
जीतकर इतिहास रचा था। आधुनिक ओलंपिक खेलों में लंबी कूद को 1986 यानी 1986 में पुरुष और 1948 में महिला से शामिल किया गया था। मैरी कॉम ने अपना सबसे हालिया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस टूर्नामेंट में जीता था? तो प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया में उन्होंने जीता था। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने अपना आखिरी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक 2019 में इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में आयोजित 23वें प्रेसिडेंट कप में 51 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की अप्रैल फ्रैंक्स को 5-0 से हराया था। ऑप्शन ए क्या कहता है? एशियाई खेल हांगजो 2023 मैरी कॉम ने इसमें भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 चोट के कारण वे इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। ऑप्शन डी ओलंपिक खेल टोक्यो 2020-21 यहाँ वे प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इंग्रिड वॉलेसिया से हार गई थी। मैरी कॉम का पूरा नाम मांगते चंगरेई जैंग मैरी कॉम है और वे मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। वे मुक्केबाजी के इतिहास में 6 बार विश्व चैंपियन बनने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में फ्लाई वेट श्रेणी के कांस्य पदक जीता था। उनकी आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2006 और पद्म भूषण 2013 और पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन 2 अलग अलग क्षेत्र में परिवर्तन पेश किए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी घरेलू स्तर पर कंपनी का संविधान और भारत के प्रादेशिक नियंत्रण। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना था। इसने 2 स्तरों पर बदलाव किए। पहला इंग्लैंड घरेलू स्तर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव और संरचना के बदलाव कर कंपनी का संविधान बदला और दूसरा भारत में बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को उसके अधीन लगाकर प्रादेशिक नियंत्रण स्थापित किया। ऑप्शन ए न्यायिक प्रणाली और राजस्व में कुछ बदलाव हुए जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, लेकिन यह अधिनियम प्राथमिक प्रशासनिक विभाजन नहीं था। ऑप्शन बी और डी सैन्य रणनीति और रियासतों के साथ संबंधों में बड़े नीतिगत बदलाव के बाद चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा किए गए। इस अधिनियम के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स बने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। यह ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया एक पहला लिखित कदम था। भारत की अपनी पड़ोसियों के साथ जल बंटवारा संधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि में महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास
के प्रावधान शामिल हैं। 1996 में बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित गंगा जल संधि पूरे वर्ष फरक्का में गंगा जल के बंटवारे की अनुमति देती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 सही है। महाकाली संधि फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, जो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। बांग्लादेश के साथ दिसंबर 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल संधि पूरे वर्ष के लिए नहीं बल्कि केवल शुष्क मौसम 1 जनवरी से 31 मई तक के दौरान फरक्का बैराज पर पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है, इसलिए कथन 2 गलत है। इसके अतिरिक्त पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि 30 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित की गई थी, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर 1960 में कराची हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता की थी। महाकाली नदी भारत में शारदा नदी और काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण हुगली नदी में गाद साफ करने के लिए किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा होती हैं। इनके प्रबंधन के लिए भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग कार्यरत है। रिक्त स्थान भरें। खेलो इंडिया SLKHIC वर्टिकल के अंतर्गत KVS 7 साझेदारी में केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया। कितनों को? 4 को। खेलो इंडिया योजना के तहत स्टेट लेवल खेलो इंडिया हब वर्टिकल के अंतर्गत देश में खेल प्रभावों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ मिलकर 4 केंद्रीय विद्यालयों को विशेष खेल बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण के लिए गोद लिया गया। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत खेल मंत्रालय द्वारा 2018 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। इसके तहत चुने गए प्रतिभावान खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्तमान में खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू खंड 1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रहस्य और संस्कृति विषयों पर आधारित जासूस काका बाबू पर आधारित एक अग्रणी बंगाली साहसिक उपन्यास है। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय शासन एक राजनीतिक व्यंग्य है। बंगाल में लेखक के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों पर आधारित एक आत्मकथा है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल कथन 1 सही है। काका बाबू प्रसिद्ध बंगाली लेखक सुनील गंगोपाध्याय द्वारा रचित एक काल्पनिक चरित्र है। काका बाबू राजा राय चौधरी एक पूर्व पुरातत्वविद हैं जो अपने भतीजे संतू के साथ मिलकर इतिहास, संस्कृति और रहस्य में भरपूर सहायक यात्राएं, जासूसी गुत्थियां सुलझाते हैं। यह कोई राजनीतिक व्यंग्य या आत्मकथा नहीं, इसलिए केवल कथन 1 सत्य है। सुनील गंगोपाध्याय बंगाली साहित्य के एक महान कवि और उपन्यासकार थे, जिन्हें उनके उपन्यास सही समय के लिए 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
ये सब हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बातें, किस भारतीय राजनेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। यानी किस भारतीय राजनेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। जुलाई 2025 में ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर आयोजित एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत के मिशन लाइफ और सौर गठबंधन को प्रतिबद्धताओं को रेखांकित किया। ऑप्शन है पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। हरदीप सिंह भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री और वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इस विशेष सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया था। संयुक्त राष्ट्र COP30 वर्ष 2025 में ब्राज़ील में आयोजित होना निर्धारित है। वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। 2070 तक याद रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूसंकलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घूमना शामिल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा स्लंप। स्लंप एक ऐसा भूस्खलन है जिसमें मिट्टी या चट्टान का मलबा एक वक्र सतह के साथ नीचे की ओर खिसकता है। इस प्रक्रिया में खिसकने वाली सामग्री में पीछे की ओर घूर्णन होता है। इसे घूर्णन संस्खलन यानी रोटेशनल स्लाइड भी कहते हैं। चट्टान यानी चट्टान का खिसकना, इसमें चट्टान एक समतल सतह के साथ बिना घूर्णन के तेजी से सीधे नीचे फिसलती है। चट्टान का गिरना, इसमें चट्टान के टुकड़े स्वतंत्र रूप से हवा में सीधे नीचे गिरते हैं। मलबा गिरना, ढलान से मिट्टी कंकड़ मलबे का सीधे नीचे की ओर नियंत्रित गिरना इसमें होता है। भूस्खलन मुख्य रूप से वृहद क्षरण का एक रूप है जिसे इंग्लिश में मास वेस्टिंग कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। भारत में हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। मलबे के पानी के साथ मिलकर बहुत तेजी से बहने की प्रक्रिया को मड फ्लो या कीचड़ का बहाव कहते हैं। मड फ्लो। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत में भूस्खलन मानचित्र के लिए नोडल एजेंसी है। वनीकरण और रिटेनिंग वॉल बनना भूस्खलन रोकने की प्रभावी उपाय है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर लोग। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति इकाई भूमि क्षेत्र यानी आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों का औसत संख्या से। इसका सूत्र इसमें थोड़ा गलत हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है।
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ की घनत्व संख्या 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है? दिल्ली है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश मोनाको है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश मोनाको है, यह गलत है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सही है, सही है, यह आंसर सही है। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? मोनाको। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अपना भारत। ठीक है, याद रखेंगे। नीचे अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, इसका सही विकल्प चुनें। जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर तेजी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर ऊंची रहती है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चलिए जानते हैं क्यों। अभिकथन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जब चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर घटती है परंतु अज्ञानता या संस्कृति कारणों से जन्म दर ऊंची बनी रहती है तो जनसंख्या विस्फोट होता है। कारण ए गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो तुरंत हो जाता है लेकिन सामाजिक सोच और रीति रिवाज प्रजनन व्यवहार को बदलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। यह तुरंत नहीं बदलता, इसलिए यह क्या है? गलत है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अनुसार जनसंख्या विस्फोट का द्वितीय चरण की विशेषता है। भारत में 1951 से 1981 की अवधि में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1921 को भारतीय जनसांख्यिकी के इतिहास में महान विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक -0.31% रही थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में घोषित की गई थी, जिसका लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग जनरेटिव डिज़ाइन को लागू करने के मूल्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? ऑप्शन बी, न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन करना। जनरेटिव डिज़ाइन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित एक आधुनिक डिज़ाइन प्रक्रिया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे पुर्जे और विन्यास करना है जो वजन में बहुत हल्के हो लेकिन मजबूती और लचीलापन का अधिकतम हो, जिससे ईंधन की बचत और सुरक्षा बढ़े। यह पोलैंड इंटीग्रेशन से संबंधित है, जो जनरेटिव डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी, यह लाइफ सपोर्ट सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन डी, यह प्रोपल्सन और ऑर्बिटल कंट्रोल की तकनीक है। जनरेटिव डिज़ाइन का मुख्य रूप 3D प्रिंटिंग यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का उपयोग पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है। इसरो अपने आगामी गगनयान और सैटेलाइट मिशन में वजन कम करने के लिए जनरेटिव डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। एरोस्पेस में प्रयुक्त होने वाली सबसे हल्की मजबूत धातुओं में टाइटेनियम और कार्बन कंपोजिट शामिल है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले 1 किलोग्राम वजन को कम करने
से हजारों डॉलर के ईंधन की बचत होती है। कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य क्या कार्य है? कहने का मतलब कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य है, क्या है कार्य इसका? तो अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन इसका उत्तर हो जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं। तो लाइसोसोम कोशिका के भीतर पाए जाने वाले एकल झिल्लीदार अंगक हैं जिनमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के भीतर आने वाली बाहरी पदार्थों, बैक्टीरिया तथा पुरानी खराब हो चुकी कोशिकाओं का पाचन करना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? प्रोटीन संश्लेषण, यह राइबोसोम का कार्य है जिससे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या कहता है? ऊर्जा उत्पादन, यह माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आनुवंशिकी सूचना भंडार, यह केंद्रक का कार्य है। लाइसोसोम की खोज 1955 में बेल्जियम और वैज्ञानिक क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मथैली भी कहा जाता है क्योंकि कोशिका का क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाता है और इसका एंजाइम पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसमें लगभग 50 विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं। अम्लीय माध्यम यानी कि इसका पीएच मान जो होता है वो 4.5 से लेकर 5.0 के बीच होता है। स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाएं लाइसोसोम यानी स्तनधारियों में लाल आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इन्हें कोशिका का कचरा निपटान तंत्र यानी गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है। अनुच्छेद 270 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारों को नियंत्रित करता है जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय को भी शामिल है। 101वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 270 में संघीय करों और जीएसटी से प्राप्त राजस्व के वितरण के प्रावधान शामिल हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक और 2। संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए जाने वाले करों के शुद्ध लाभ केंद्र और राज्यों के बीच वितरण को नियंत्रित करता है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा इसमें संशोधन कर इंटीग्रेट जीएसटी, आईजीएसटी और केंद्रीय जीएसटी का विभाजन को शामिल किया गया है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। हालांकि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर राज्यों के बीच साझा नहीं किया जाता, यह सीधे जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में जाता है जिससे केवल उन राज्यों को मुआवजा दिया जाता है जिन्हें नुकसान हुआ, इसलिए कथन 3 गलत है। आगे अन्य ऑप्शन के बारे में जानते हैं कुछ। केंद्र और राज्यों के बीच करों के इस बंटवारे की हिस्सेदारी की सिफारिश वित्त आयोग करता है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। वर्तमान में 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगड़िया है जिसकी सिफारिश 2026 में लागू होगी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी संबंधित निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था जीएसटी परिषद है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 289 में है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। 101वें संशोधन ने भारतीय कराधान प्रणाली में एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पेश की। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 2% वृद्धि होगी। लगभग 2% वृद्धि होगी। पृथ्वी का सतह गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का सूत्र होता है G = GM
बटे आर स्क्वायर, जहाँ जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है और एम बराबर द्रव्यमान होता है, आर बराबर त्रिज्या होती है। चूँकि द्रव्यमान एम अपरिवर्तित होता है इसलिए आर जी का समानुपाती जो होता है आर 1/r² होता है। यदि त्रिज्या आर में 1% की कमी होती है तो त्रुटि प्रतिशत परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार त्रिभुज G/G जो इसका बराबर जो होगा वो -2 त्रिभुज R/R होगा। चूँकि R घट रहा है -1%, तो G में परिवर्तन होगा -2 गुने -1% बराबर 2%, अर्थात G का मान जो होगा लगभग 2% बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह पर G का औसत मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर G का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, क्योंकि ध्रुवों पर त्रिज्या का मान कम होती है। पृथ्वी की केंद्र पर G का मान 0 होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जमीन के अंदर गहराई में जाने पर दोनों स्थितियों में G का मान घटता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड पर लिया जाए? इसका उत्तर हो जाएगा 60 दिन। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस हिरासत की 15 दिनों की अवधि को केवल शुरुआती दिनों तक ही सीमित न रखकर पूरे 60 दिनों या 90 दिनों अपराध की प्रकृति के आधार पर न्यायिक हिरासत के दौरान शुरुआती हिस्से में टुकड़ों में लिया जा सकता है। इसमें गंभीर अपराधों के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा कुल मिलाकर अधिकतम 60 दिनों तक ही पुलिस हिरासत, कुछ विशेष व्याख्याओं में जांच के शुरुआती 40 से 60 दिनों के भीतर दी जा सकती है। 15 दिन पुरानी CRPC सीमा थी, जहां शुरुआती 15 दिन में ही पुलिस रिमांड लेना अनिवार्य था, जिसे BNSS में बदल दिया गया है। 90 दिन यह चार्जशीट दाखिल करने की अधिकतम अवधि से संबंधित है। BNSS ने अंग्रेजों के ज़माने में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रस्तावित किया गया है। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA देश भर में 1 जुलाई 2024 को पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। BNSS के तहत तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अनिवार्य बना दिया गया है। इसके तहत अब किसी भी नागरिक के लिए देश के किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज कराना आसान हो गया है। नए कानूनों के तहत संगीन अपराधों के मामले में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के नामांकन के लिए किसानों की आयु सीमा क्या रखी गई है? इसकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना में शामिल होने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें शामिल होने वाले किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में रांची, झारखंड से की गई थी। इस योजना में केवल उन छोटे सीमांत किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है।
इस योजना का प्रबंधन और पेंशन फंड मैनेजर्स भारतीय जीवन बीमा निगम है। किसान की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति को 50% पेंशन यानी 1500 रुपये पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार की अन्य पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन व्यापारियों और संगठित श्रमिकों के लिए है। नीचे दिए गए कथनों का अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित करें। यही विकल्प को चिन्हित यानी सही विकल्प को चिन्हित करें। उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है। यह एयरलाइन वित्तीय व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उड़ान यह योजना मुख्य उद्देश्य देश के बिना सेवा वाले कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़कर क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना है। इसलिए ए क्या सत्य है। इसे सफल बनाने के लिए सरकार एयरलाइनों को किराए पर कैंपिंग लगाने के बदले व्यवहार्यता या अंतरकोष के रूप में वित्तीय सहायता देती है ताकि एयरलाइनों का घाटा पूरा हो सके। आर भी सत्य है और यह ए का सही कारण है। उड़ान योजना 2016 में लॉन्च किया गया था। इसकी पहली उड़ान 2017 में शिमला से दिल्ली के बीच शुरू हुई थी। यह योजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करती है। योजना का मुख्य नारा उड़े देश का आम नागरिक है। इसमें 500 किलोमीटर की यात्रा या 1 घंटे की हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए लगभग 2500 रुपये तक की सीमित किया जाता है। हाल ही में इस योजना के कई चरणों जैसे उड़ान 5.0 इंटरनेशनल उड़ान भी शुरू किए गए हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किन शहरों ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन और न्यूयॉर्क। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स दुनिया के सबसे बड़े शहरों को अर्थशास्त्र, मानव पूंजी जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण शासन के आधार पर रैंक किया जाता है। हालिया सूचकांक के अनुसार न्यूयॉर्क, अमेरिका और लंदन ने दुनिया के शीर्ष 2 प्रमुख प्रभावशाली मजबूत वैश्विक शहरों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। इसे द बिग एप्पल भी कहा जाता है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। यह यूके की राजधानी है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स दुनिया के 1000 बड़े शहरों का मूल्यांकन 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर करता है। भारतीय शहरों में दिल्ली और मुंबई आमतौर पर इस सूचकांक में भारत की ओर से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों में शामिल रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हल्के उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपभोक्ताओं वस्तुओं को बनाने के लिए हल्के पदार्थों का उपयोग करें। हल्के उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कम वजन वाले या हल्के कच्चे माल का उपयोग करके कम वजन वाले तैयार माल का उपयोग करते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौना उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण। ये कम पूंजी वाले कम स्थान में भी संचालित हो सकते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के वजन के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योग में किया जाता है। भारत में सूती वस्त्र का उद्योग देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संगठित कृषि आधारित हल्का उद्योग है। बेंगलुरु में भारत
की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए प्रसिद्ध है। हल्के उद्योगों में आमतौर पर भारी उद्योगों की तुलना में कम प्रदूषण होता है और वे उपभोक्ताओं के बाजार में करीब स्थापित किए जाते हैं। सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम क्षेत्र भारत में हल्के उद्योगों के विकास के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। संविधान की अनुसूची 7 में डैश शामिल है। तो क्या शामिल है? 3 विधायी सूचियाँ। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन को स्पष्ट करती है। इसमें 3 अनुसूचियाँ शामिल हैं: संघ सूची, राज्य सूची, सामर्थ्य सूची। चुनाव दिशा निर्देश यह संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में शामिल है। आपातकालीन शक्ति यह भाग 18 में, यानी कि यह भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में निहित है। न्यायिक प्रावधान यह मुख्य रूप से भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय और भाग 6 में उच्च न्यायालयों को अनुच्छेदों में है। वर्तमान में संघ सूची में 100 और राज्य सूची में 61 और सामर्थ्य सूची में 12 विषय शामिल हैं। सामर्थ्य सूची की अवधारणा भारतीय संविधान के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। शिक्षा, वन, नाप तौल और वन्यजीव संरक्षण जैसे विषयों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची में सामर्थ्य सूची में स्थानांतरित किया गया था। ऐसे विषयों को किसी भी सूची में शामिल नहीं ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। यह अनुच्छेद 248 के तहत आता है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, जिनकी संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है। एक तटीय शहर बढ़ते समुद्र स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाने और इमारतों को ऊंचा करने की योजना लागू करता है। यह कार्यवाही मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया की किस श्रेणी में आती है? तो यह आती है ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के तहत। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के वर्तमान संभावित प्रभावों जैसे समुद्र स्तर का बढ़ता जल स्तर के अनुसार खुद को ढालना, नुकसान को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे में बदलाव करना, जैसे समुद्री दीवारें बनाना। शमन इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है, जैसे सोलर पैनल लगाना, पेड़ लगाना, ना कि प्रभावों को बचाना। कार्बन पृथक्करण वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके जमीन या समुद्र के नीचे स्टोर करने की तकनीक है। ऑप्शन सी, भू इंजीनियरिंग वैश्विक तापमान को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पर्यावरण तंत्र में कृत्रिम हेरफेर करना, जैसे सौर विकिरण प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन पर यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो के दौरान हुई थी। पेरिस समझौता 2015 वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिमानतः 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य रखता है। मालदीव, किरिबाती जैसे छोटे द्वीप देश बढ़ते समुद्र स्तर के कारण अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की थी। चक्रवातों और समुद्र के बढ़ते प्रभावों को रोकने में मैंग्रोव वन प्राकृतिक दीवारों का कार्य करते हैं। इसी के नीचे हमारा एक प्रश्न है अंतिम, कौन सी विशिष्ट
भौतिक मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखें। यानी क्वेश्चन क्या है, कौन सी विशिष्ट भौतिक मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग भी वह विशिष्ट गति है जो किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रभाव में गिरे बिना अपनी निश्चित कक्षा में लगातार घूमने के लिए आवश्यक होती है। अंतरिक्ष में जहाँ हवा का प्रतिरोध नगण्य है, या एक बार यह वेग प्राप्त कर लेने पर उपग्रह बिना किसी अंतरिक्ष ईंधन या इंजन के जड़त्व और अभिकेंद्रीय बल के संतुलन के कारण अपनी कक्षा में घूमता रहता है। इसके अतिरिक्त पॉइंट के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट किसी उपग्रह का कक्षीय वेग 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के समान 24 घंटे होता है। पृथ्वी से किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। यानी कि पृथ्वी से बाहर किसी भी चीज़ को भेजने के लिए उसकी जो रफ्तार होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। कृत्रिम उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। तो यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।